हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। क्या ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है? तो मैं आपको ये बता दूं कि एमबीए फाइनेंस में ये टॉपिक बार बार पढ़ाया जाता है, काफ़ी एम्फेसिस दे के पढ़ाया जाता है। सीएफए जैसे कोर्स में ये टॉपिक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे के पढ़ाया जाता है। अगर आप सीए जैसे कोर्स में इन्वॉल्व हैं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है सीए के हर ही पेपर में। ठीक है, इतना ही नहीं, यूट्यूब की कम से कम 1000 वीडियोस कहीं ना कहीं इस टॉपिक के आसपास रिवॉल्व करती हैं और उन पे कितने मिलियन व्यूज़ हैं मैं काउंट भी नहीं कर पाऊँगा। दैट्स वाई बोल रहा हूँ ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, इस बार एग्ज़ाम में इस टॉपिक के ऊपर अच्छे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज की टॉपिक में, आज की वीडियो में क्या डिस्कस होने वाला है। देखो, हम मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझेंगे और उसके बाद हम फाइनेंशियल डिसीजंस को समझेंगे और पूरी डिटेल्ड तक जाएंगे कि फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप इतना भी समझ गए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये आपको थ्रू आउट योर एंटायर करियर माय डियर फ्रेंड्स। इस पर्सपेक्टिव से मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इसका मतलब क्या होता है? It means efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance, and efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of the company. ध्यान से सुना होगा अगर आपने, तो तीन चीज़ों पर एम्फेसिस था। सबसे पहले इट मीन्स एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, नेक्स्ट इट मीन्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, एंड देन इट मीन्स एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। तो ये तीनों भी चीज़ें हमने समझनी है और अगर ये तीनों फंक्शंस हमें समझ आ गए तो फिर ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों ही टॉपिक्स के लिए सेपरेट टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है बिजनेस स्टडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। जी हाँ, जब भी एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस की बात आती है दोस्तों, तो टर्म यूज़ होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस को फाइनेंसिंग डिसीजंस बोला जाता है और इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि फाइनेंस को, पैसे को कहाँ से रेस करना है, पैसा इकट्ठा कहाँ से करना है। कॉमनली हम डेट के थ्रू रेस कर सकते हैं मनी को, या फिर इक्विटी के थ्रू भी हम इसे रेस कर सकते हैं। डेट करना चाहिए या इक्विटी करना चाहिए, ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, वेरियस बिजनेस डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है और इसकी प्रॉपर डिस्कशन आने वाले 2 मिनट में मैं आपके साथ करूँगा। एनी हाउ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस को भी टर्मिनोलॉजी दी गई है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, इस तरीके के डिसीजंस को जो यूटिलाइजेशन से रिलेटेड हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोला गया है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डिस्कशन 2 मिनट में करता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, आई हैव टू से। क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी बात करेंगे, बट डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली डिविडेंड डिसीजन की बात होती है। वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है या रिटेन करना है, मेन बात, मेन फोकस यहाँ पे होता है। हमने अभी तक क्या समझा? हमने समझा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, फिर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझा और इसका मीनिंग सिर्फ इतना है, कोई भी एक्टिविटी दैट डील्स विद एफिशिएंट एक्विजिशन, efficient utilization and efficient distribution of finance and surplus is known as financial management. आइए अब इन फाइनेंशियल डिसीजंस को वन बाय वन डिटेल्ड स्टडी करते हैं। एंड बिलीव मी, आज का ये लेक्चर बहुत यूज़फुल होने वाला है, सच बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इनको कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोला गया है, बट मैं आपके लिए डिफरेंस लेकर आया हूँ बेसिकली। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म और एक होते हैं शॉर्ट टर्म। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उन्हें बेसिकली कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बोला जाता है और जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं उन्हें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोला जाता है।
बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस सीए फाइनल में मैंने खुद सॉल्व किए हैं, और आप अगर सीए ज्वाइन करेंगे तो आपको भी बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसके बाद भी प्रॉपर करोड्स में सैलरीज होती हैं उन मैनेजर्स की जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में इन्वॉल्व रहते हैं वेरियस कंपनीज की। ठीक है, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, या ऐसा कह लो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की। तो हम बेसिकली लॉन्ग टर्म की बात करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंस है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की? किसी भी बिजनेसमैन से जाके पूछ लेना, चाहे वो एमबीए ना भी हो, चाहे वो सीए ना भी कर रहा हो, इसकी इंपॉर्टेंस तो उसे भी पता होगी और आपको भी पता होनी चाहिए। आइए इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये डिसीजन? बिकॉज इट इफेक्ट्स द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की डिस्कशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है इन डिसीजन से। ठीक है, बिकॉज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन दीज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। नेक्स्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या होते हैं? जब भी हमने कोई नई फैक्ट्री सेटअप करनी है, कोई नया प्लांट लगाना है, जैसे आपने सुना होगा टाटा नैनो ने पहले वेस्ट बंगाल में अपना प्लांट लगाया था, तो वहाँ प्लांट लगाना एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन था, और ये लॉन्ग टर्म से जुड़ा हुआ भी था। लेकिन वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और एट द एंड उन्होंने गुजरात में अपना प्लांट खोला। नेट पे सर्च करेंगे तो प्रॉपर बहुत बड़ी केस स्टडीज़ के ऊपर मिलेगी। बट अल्टीमेटली कैपिटल बजटिंग डिसीजन कितना इम्पोर्टेंट है वो रतन टाटा जी ने खुद एडमायर किया उस चीज़ को। ठीक है, वो प्लीज़ आप जाके देखिए। सो क्या इम्पोर्टेंस है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ इम्पैक्ट करती है किसी भी कंपनी की। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं जैसा मैंने बताया। उसके बाद देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। भाई और रिस्क बहुत है इस मामले में, बिग रिस्क इज़ देयर, और इसलिए बहुत ध्यान से इसे लेना पड़ता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ एन इरिवर्सिबल डिसीजन। ये ऐसा फैसला है जो एक बार ले लिया तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये वन वे डिसीजंस होते हैं। एक बार अगर आप एक रास्ते पे चल दिए तो आप बैक नहीं हो सकते, वापसी नहीं ले सकते आप उस डिसीजन से। समझ रहे हैं? सोचिए, पूरा प्लांट करोड्स में इन्वेस्टमेंट की गई है, तो क्या आप उस पर वापस जा सकते हैं? उस डिसीजन पे नहीं जा सकते। दैट्स वाई इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं? सबसे पहला कैश फ्लो। भाई कितना पैसा आने वाला है? अगर मैं एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कोई कोचिंग लेने की सोच रहा हूँ, या मैं कोई बुक बाय करने की सोच रहा हूँ, कोई फ़ोन लेने की सोच रहा हूँ, तो मुझे बदले में कितना बेनिफिट उससे मिलने वाला है। कोई भी बिजनेस शुरू करने वाला हूँ तो कितने प्रॉफिट्स अर्न मैं करूँगा। तो डेफिनेटली कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी जब हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि रेगुलर कैश फ्लो मुझे कितना जनरेट हो जाएगा, ताकि एटलीस्ट मैं अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को तो फुलफिल कर सकूं मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना होता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन आती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है। मान लो एक प्रोजेक्ट की रिटर्न है 10% और एक प्रोजेक्ट की रिटर्न है 15%। सो मैं किस में पैसा लगाऊंगा? ऑफ कोर्स जिसकी 15% रिटर्न मुझे मिल रही है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। क्या सिर्फ कैश फ्लो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है? जी नहीं। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेबर अवेलेबल है या नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की या नहीं है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। और मोर ओवर किस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो उसके लिए वेरियस टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स, केपम एंड आईआरआर। ये तीनों भी मेथड्स आप अपनी प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ेंगे, और ये तीनों मेथड से सिर्फ हम ये पता लगाते हैं कि कैपिटल बजटिंग हमें कैसी और किस प्रोपोर्शन में करनी चाहिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में मेंशन नहीं है बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने इसे लिखा है। सो हमने अब तक बात करी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डिस्कशन है
फाइनेंशियल डिसीजन। यस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इम्पॉर्टेंट तो है ही बट इंटरेस्टिंग बहुत है। पैसा कहाँ से अरेंज करें, ये यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस हैं, कभी रिसर्च करना कहाँ से पैसा लाएं, बहुत सारी वीडियोस हैं। और मेजरली दो ही सोर्सेज होते हैं, या तो इक्विटी बोलते हैं हम उसे, या डेट बोलते हैं। कॉमर्स के बच्चे जल्दी समझेंगे इस चीज़ को। देखो, पैसा रेस करने के दो ही तरीके हैं, या बाय इक्विटी या डेट आप कर सकते हो। इक्विटी आपका खुद का पैसा है, डेट एक तरीके की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। अकाउंट्स में आप इसे ज़्यादा समझते हैं। तो आइए बात करते हैं कि पैसा कहाँ से रेस करना चाहिए। ये ध्यान से सुनना, और अपने फ्रेंड्स को भी आप बता पाओगे ये वीडियो सुनने के बाद कि पैसा कहाँ से रेस करना चाहिए। देखो, पैसा आप शेयर्स यानी कि इक्विटी से रेस कर सकते हो, डिबेंचर से कर सकते हो, आप बैंक लोन भी ले सकते हो। कहाँ से, कितने सोर्स से कितना पैसा उठाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए आपके ओन्ड एंड बोरोड फंड्स में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी की स्टडी तो हम यहाँ पे करने के लिए आए हुए हैं। फाइनेंस मैनेजर कैसे डिसाइड करता है? ऑब्वियसली ही कंपेयर्स द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस, और फिर ही वो डिसाइड करता है कि कितना पैसा किस प्रोपोर्शन में उसे कहाँ से रेस करना है। तो क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखता है एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर बिफोर रेजिंग सम मनी और बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, माय डियर फ्रेंड्स? सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉस्ट। वो ध्यान रखता है कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे आ रही है। और मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि डेट इजी होता है यानी लेस कॉस्टली होता है, या इक्विटी? डेट और इक्विटी में से सस्ता कौन सा है, किसकी कॉस्ट कम होती है? कमेंट करके प्लीज़ बताओ। और कोई प्रॉब्लम है तो अगली वीडियो में इसकी डिस्कशन मैं ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट आता है रिस्क। कॉस्ट के बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है रिस्क। किस में, डेट में ज़्यादा रिस्क है या इक्विटी में? आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स मोर रिस्क इज इन्वॉल्व इन बोरोड फंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं। हर महीने इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अगर आप डेट लेते हैं तो। इक्विटी में हर महीने पे नहीं करना होता है आपको, समझ रहे हैं? नेक्स्ट आता है कैश फ्लो पोजीशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अकाउंट्स में कैश फ्लो का टॉपिक पढ़ना, और फिर ये पॉइंट सुनना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट होता है कैश फ्लो डिसीजन। व्हेन कंपनीज हैव शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो, ध्यान से सुनना, दे प्रेफर ओनर्स फंड। इक्विटी प्रेफर करती हैं वो कंपनियां जहां पे शॉर्टेज होती है कैश फ्लो की। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर डेट ज़्यादा होगा तो हमें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगी इंटरेस्ट पे करने की। और इंटरेस्ट पे कहाँ से करेंगे अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो है? तो ऐसे में बेटर क्या है? इक्विटी। मज़े में रहो, पे करने की कोई टेंशन ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंट्रोल, माय डियर फ्रेंड्स। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स हमेशा रेसिस्टेंट रहते हैं और इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करने के लिए, बिकॉज उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, उनका अर्निंग पर शेयर गिरने लग जाता है अगर ज़्यादा शेयर होल्डर्स एक कंपनी में आ जाते हैं। खुद सोचो, प्रॉफिट उतना ही रहा लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए, तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे, बट कंट्रोल कंसिडरेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और जो भी कंपनीज अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहती वो प्रेफर करती हैं बोरोड फंड्स को। ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फ्लोटेशन कॉस्ट, माय डियर फ्रेंड्स। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट है जो शेयर्स इशू करने पे आती है, या ऑफ कोर्स डिबेंचर्स इशू करने पे भी आती हैं कभी कभी। Basically they are in the nature of brokers commission, they are in the natures of underwriter fees, and there are some expenses on prospectus, वो भी flotation cost में आती हैं। P&L में इसे डेबिट करते हैं कंपनी के फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। मेरा बिल्कुल मन है अगली बार मैं अकाउंट्स को भी रिलेट करके आपको समझाऊंगा। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो, अगर किसी कंपनी की हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो वो ओनर्स फंड को प्रेफर करती है, यानी कि इक्विटी को प्रेफर करती है। ऑब्वियसली अगर इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो इक्विटी ही वो प्रेफर करेंगी। क्यों करेंगी?
कमेंट करके बताओ, क्योंकि डेट भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है, तो मैं क्यों इक्विटी ही बोल रहा हूँ। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचना। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर सच में फाइनेंस में इंटरेस्ट है आप लोगों का, ये 6 के 6 फैक्टर्स दोबारा से पढ़ना और सोचना कि डेट लेना चाहिए या इक्विटी लेना चाहिए। कॉस्ट हो ज़्यादा होगी तो डेट या इक्विटी, रिस्क ज़्यादा होगा तो डेट या इक्विटी, कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी होगी तो डेट या इक्विटी। अगर ये क्वेश्चंस आप आंसर करने में कैपेबल हैं तो फिर फाइनेंस इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। आफ्टर +2 आप फाइनेंस से जुड़े हुए कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। बूम पीरियड चल रहा है या रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है या रिकवरी चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त माय डियर फ्रेंड्स। देखो, बूम के पीरियड में जनरली लोग इक्विटी प्रेफर लेना कोशिश करते हैं बूम पीरियड में, बिकॉज इट इज़ ईजी टू सेल इक्विटी शेयर्स। हम कभी भी पैसा रेज कर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। बट डिप्रेशन के पीरियड में, जैसा कि हमने कोरोना मार्च के मंथ में देखा था, किसी भी शेयर को सेल करना इजी नहीं था। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थी। जो स्टॉक मार्केट समझते हैं वो मेरे इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। खैर, हमने दो इम्पॉर्टेंट डिसीजन समझे। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझा, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझे, फिर हमने फाइनेंसिंग डिसीजन समझे, और अब बात आ गई है डिविडेंड डिसीजन की। वेल, यू आई होप यू नो व्हाट डिविडेंड इज। डिविडेंड वो अर्निंग है जो कंपनी ने कमाई थी अपने शेयर होल्डर के लिए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अब कंपनी को जो अर्निंग है वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करनी है या फिर रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में दोबारा से री इन्वेस्ट करनी है, उन डिसीजंस को डिविडेंड डिसीजंस बोला गया है। आइए शुरू करते हैं। व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच इफेक्ट द डिविडेंड डिसीजंस। तो सबसे पहले अर्निंग, कंपनी की अर्निंग कैसी है वो डिपेंड करती है। ऑब्वियसली अगर अर्निंग ज़्यादा होगी तो डिविडेंड ज़्यादा होंगे, और अर्निंग कम होगी तो डिविडेंड कम होंगे। बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में बच्चे नहीं लिखते और नंबर कटते हैं। वो क्या लिखते हैं एग्ज़ाम में? दैट डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ अर्निंग्स, बट कीवर्ड यही है दैट दे आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग्स। इंटरिम और फाइनल डिविडेंड बोलते हैं इन चीज़ों को, तो ये ध्यान रखा कीजिए। नेक्स्ट फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। देखो, अगर तो आपकी स्टेबल अर्निंग्स हैं, आप हर साल प्रॉफिट ही कमाते हो, तो आप डिविडेंड भी इजीली दे सकते हो हर साल। बट किसी साल प्रॉफिट है, किसी साल लॉस है, तो डिविडेंड देने से पहले फिर आपको सोचना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कैश फ्लो पोजीशन की। किसी भी कंपनी में कैश है या नहीं है, उस पर डिविडेंड देना है या नहीं बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और क्यों डिपेंड ना करे, मैं आपसे पूछता हूँ। कैश होगा तभी तो डिविडेंड दोगे ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में बेसिकली बात की गई है इन्वेस्टमेंट प्लान्स की। अगर तो किसी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं तो ऑब्वियसली वो पैसा उन्हें डिस्ट्रीब्यूट ना करके इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कंपनी में री इन्वेस्ट करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू। बट अगर कोई ऐसी कंपनी है, बेकार कंपनी है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बट अगर किसी कंपनी के पास उसका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान ही रेडी नहीं है, सो फिर ठीक है, इट इज़ बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। ओके, तो ये डिविडेंड डिसीजंस की बात हुई, अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और भी हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड हमेशा इम्प्रूव करती है कंपनी की रेप्यूटेशन को, इसलिए कंपनी को ट्राई करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड को इंक्रीज फॉर्म में बांटने की कोशिश करे, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। हालांकि मैं आई एम सॉरी टू से, बट ये पॉइंट बिल्कुल भी वैलिड मुझे नहीं लगता। कोई भी कंपनी शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस के हिसाब से डिविडेंड डिसीजन नहीं लेती है। पता नहीं बुक में ये कैसे लिखा गया, बट अब लिखा हुआ है तो पढ़ाना मेरा फर्ज है। मेरी बातों को ज़्यादा दिल पे मत लेना, बट ये सच्चाई है। पॉइंट क्या लिख रहा है? पॉइंट कह रहा है कि अगर कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड एंड मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स हैं, सो वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक रिटायर्ड पर्सन है तो उसे रेगुलर इनकम की ज़्यादा ज़रूरत है, और वो तो कहेगा कि मुझे डिविडेंड रेगुलर दो। बट कोई कंपनी
कभी भी ऐसा कंसिडर नहीं करती है, मैं ऐसा दावे से बोल सकता हूँ, कहीं पे भी रिसर्च कर लेना। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। वेल ऑफ कोर्स इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई एम सेइंग दिस। देखो, डिविडेंड एक टाइम ऐसा था जब इंडिया में डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री हुआ करती थी। ऐसा क्यों कह रहे हो? बिकॉज अभी रिसेंट बजट भी आने वाला है थोड़े दिनों में, और अभी जो पुरानी अमेंडमेंट्स आई थी, निर्मला सीतारमन जी लेकर आई, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने डिविडेंड पे भी टैक्स लगा दिया है। स्टॉक मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिरा उस दिन, बिकॉज ऑब्वियसली ये बहुत ही सॉरी अच्छा डिसीजन नहीं था आई वुड से, बट जो भी है, अब डिविडेंड टैक्स फ्री नहीं रहा है, और इसलिए टैक्सेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कंपनी अगर तो टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है डिविडेंड पे, तो वो नहीं बांटती हैं, और अगर कभी डिविडेंड पे टैक्स कम रहता है तो वो ज़्यादा डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। पॉइंट का कंसिडरेशन यही है। नेक्स्ट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट भी एक बहुत बड़ी कंसिडरेशन है। देखो, अगर तो इजीली मार्केट को एक्सेस कंपनी कर पा रही है, मार्केट से पैसा रेज कर पाना बहुत इजी है, तो ऑब्वियसली वो अपना प्रॉफिट इजीली डिविडेंड की फॉर्म में बांट देगी। बट अगर मार्केट से प्रॉफिट रेज करना इजी नहीं है किसी कंपनी के लिए, तो वो कोशिश करेंगे कि वो अपने सरप्लस को अपनी कंपनी में ही रखे और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में ही री इन्वेस्ट करे। ऐसे में डिविडेंड कम बांटेंगे। नेक्स्ट, लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। देखो, कंपनीज एक्ट गवर्न करता है, हालांकि सिर्फ कंपनीज एक्ट ही नहीं, सेबी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आईटी एक्ट, बहुत सारे एक्ट लगते हैं। और ऑब्वियसली द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। ऐसा इन सब एक्ट का क्रक्स है। ये सभी कंपनीज एक्ट या दूसरे अदर एक्ट चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कंपनी तभी करे जब उसकी लिक्विडिटी को उससे नुकसान ना पहुंचे, और फ्यूचर में वो अपनी अर्निंग कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग रख पाए। ठीक है। फाइनली एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, भाई इसको समझने के लिए तो आपको पूरा एमबीए फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे। सिर्फ मैं ट्राई करता हूँ इसको समझाने की, बट नहीं समझ आएगा तो मुझे बोलना मत, सिर्फ सुन लेना। द declaration of dividend has impact on stock market as increase in dividend is taken as a good news in the stock market and price of security rise। ये पॉइंट कह रहा है कि देखो, अगर तो डिविडेंड ज़्यादा देगी कोई कंपनी तो वो एक अच्छी न्यूज़ मानी जाएगी, और अच्छी न्यूज़ होगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। बट आप नेट पे जाके सर्च करना, जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो शेयर प्राइस फॉल होता है। क्या बोल रहे हो सर, यहाँ तो लिखा हुआ इंक्रीज होता है। पढ़ लो, तुम्हें डाउट है तो जाके रिसर्च करो, पढ़ो, और उसके बाद इस पॉइंट में कुछ समझ आया या नहीं आया, सिर्फ इस पॉइंट को कमेंट करके लिख देना, मैं विद इन मिनट्स इसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। बट अभी मैं इस पॉइंट को सस्पेंस रख रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट आई हैव टू। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप थोड़ी बहुत हेल्प आपको इससे मिली होगी। ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा अपने आने वाली वीडियोज़ में, बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना, एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जल्दी से डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, ऐसा है, किसी भी कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स का क्या कॉम्पोजिशन रहेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा इन डिसीजंस के ऊपर। ठीक है, कि किसी भी कंपनी में करंट एसेट्स की कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, वो डिपेंड करता है उसके फाइनेंशियल डिसीजंस पे। ऑब्वियसली जितना पैसा होगा उतने ही करंट एसेट्स भी वो लोग एक्वायर कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फंड्स कैसे होंगे कंपनी के, वो ऑब्वियसली उसकी पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन पे डिपेंड करता है। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी भी इन डिसीजंस की वजह से ही डिसाइड होती है। जो रेशियो है वो इन डिसीजंस की वजह से डिसाइड होती है। एंड ऑल आइटम्स इन पी एंड एल, जो भी पी एंड एल में एक्सपेंसेस आते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, एट द एंड दे आर द आउटपुट ऑफ दीज फाइनेंशियल डिसीजंस ओनली। मैंने ये पॉइंट बहुत अच्छे से नहीं समझाया, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने, एक क्विक रिकैप।
हमने आज स्टार्ट किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी इम्पोर्टेंस और मीनिंग समझा। मीनिंग में 3 चीज़ें थी, एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे एक्विजिशन का मतलब और उसको क्या बोलते हैं वो समझा, यूटिलाइजेशन का मतलब और उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोला गया, ऐसा हमने समझा, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिविडेंड डिसीजन, सो वो भी हमने समझा। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही डिस्कशन है। बाकी के टॉपिक्स की डिस्कशन, बाकी के कौन से टॉपिक्स हैं, वेल ऑफ कोर्स जा कहाँ रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, या फिर और भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो बाकी की डिस्कशन करूँगा मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।